नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ फिर एक और स्टोरी लेके आया हूं। ये स्टोरी 11 जनवरी को आनी थी, लेकिन 11 जनवरी को हमने इसको अपलोड नहीं किया, जैसा कि मैंने अपनी लाइव वीडियो में आपको बताया था। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरा जो जहां मैं बैठा हूं वहां का लुक टोटल चेंज है। तो आज की जो लोकेशन कर्टसी है वो मेरे एक दोस्त अभिषेक तैलांग ने दी है, जो कि टेक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो एजाज लकड़ावाला की है। एजाज लकड़ावाला कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट होने के बाद जो है बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। और वो उसको बताने से पहले मैं शुरू करता हूं कि उसकी जो उसका जवानी और बचपन था वो किस प्रकार से था। तो एजाज लकड़ावाला 1969 में मुंबई के माहिम इलाके में पैदा हुआ। वहीं से उसने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करी एक स्कूल में। और जो इसका पहला क्राइम था वो था क्लास 8 में। क्लास 8 में जो 7 के बच्चे होते हैं उस पे किसी बात पे इसकी कहा सुनी हुई क्लास 8 में। और जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास होता है जिससे हम डिग्रीज निकालते हैं, उससे उस लड़के के ऊपर हमला किया और उसको बहुत घायल किया। वहां से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और जो जेवलाइन जेल होती है, यानी कि जिसको हिंदी में बच्चा जेल कहते हैं, वहां उसको भेज दिया। और वो काफी समय तक उसमें बच्चा जेल में रहा रिफॉर्म होने के लिए। लेकिन कहते हैं कि क्रिमिनल जो है कभी रिफॉर्म नहीं होता और वो क्रिमिनल ही रहता है। तो ये कह सकते हैं कि एजाज लकड़ावाला जो है शुरू से ही क्रिमिनल आइडियोलॉजी का और एक गुस्सैल वाला व्यक्ति रहा। इसलिए क्लास 8 में उसने एक व्यक्ति को, यानी एक साथ के सहपाठी को, अपने स्टूडेंट को, अपने साथ के स्टूडेंट के ऊपर हमला किया। इसके बाद जब इसने जो पहला बड़ा क्राइम किया वो किया 1987 में 21 साल की उम्र में। अब 1987 में एक लोकल गैंगस्टर होता था जो कि इंग्लिश में कहूं तो पेटी क्रिमिनल, जो कि छोटे मोटे क्राइम करता था लेकिन अपने आप को बड़बोलापन की वजह से जाना जाता था, जिसको शायद खासी फांसी के नाम से वो वहां पे मशहूर था। उसने जो है आपके एजाज लकड़ावाला को बोला कि आप जो हो एक मेरा गैंगस्टर राइवल है, एक मेरा दुश्मन है, उसको खत्म करिए। और वो उस गैंगस्टर का नाम था जिसको खत्म करने की सुपारी खासी फांसी ने एजाज लकड़ावाला को 21 साल की उम्र में दी थी। उसका नाम था बाबा सिंह। तो बाबा सिंह को इसने मारा और बाबा सिंह को मारने के बाद जो है इसको सजा हुई, मतलब सजा से ज्यादा इसको अरेस्ट किया पुलिस ने और जेल भेज दिया। और जब ये जेल में था एजाज लकड़ावाला, तो ये छोटा राजन के लोगों के टच में आया इन 1987। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जो जेल है वो रिक्रूट सेंटर है क्रिमिनल्स के लिए। आप कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स के जो एचआर मैनेजर हैं वो जेल में बैठते हैं और वो जो नए क्रिमिनल्स आते हैं छोटे मोटे क्राइम करके या बड़े क्राइम करके, उनको अपने गैंग में मिलाते हैं। तो छोटा राजन के कुछ गैंग मेंबर्स जो थे वो जेल में थे, जो रिक्रूट कर रहे थे। उन्होंने जो है एजाज लकड़ावाला को छोटा राजन गैंग में मिलवाया और छोटा राजन गैंग के साथ एजाज लकड़ावाला काम करने लगा एज अ शूटर, यानी कि वो हत्या करने का काम करने लगा। और साथ ही साथ में उठाईगिरी का, मतलब उठा के जो किडनैपिंग होती है उसमें उसका भी हाथ रहा। तो जब 93 में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन अलग हो गया, तो काफी सारे लोग 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन के साथ चले गए थे। दो गुटों में बंट गया था, एक हिंदू और मुस्लिम गैंग के तरीके से ये एक तरह से बंट गया था। देशभक्त और देशद्रोही में एक तरीके से गैंग हो गए थे कि हम देशभक्त हैं और ये दूसरे जो हैं देशद्रोही हैं। तो देशभक्ति के नाम पे छोटा राजन ने जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो एक आरोपी था, आई थिंक रिजवी,
उसको जो है मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो एजाज लकड़ा वाला को दिया, और एजाज लकड़ा वाला जो है उसमें गया और उस रिजवी को मारा भी और हत्या भी की। और कहते हैं कि जब वो गोलीबारी हुई थी तो उसके एक पैर में एजाज लकड़ा वाला की गोली भी लगी थी, कि दोनों तरफ से जब गोलियां चली थी तो एक पैर में उसके गोली भी लगी थी, और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। और आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिटवीन 94 टू 97 तक ये जेल में रहा था, और जेल में रहने के बाद ये काफी कुछ जो है जेल से ही ऑपरेट करता था, छोटा राजन के कहने पे, कि आप छोटा राजन इसको बताता था कि ये करना है, तो ये वहां पे जो ग्रुप बनाया हुआ था इसने, एक छोटा सा गैंग को जो ये हैंडल कर रहा था, उसमें जो है ये लड़कों को भेजता था और मर्डर करवाता था छोटा राजन के कहने पे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 97 98 के आसपास जो है एजाज लकड़ा वाला को बेल मिलती है, और बेल जो है एजाज लकड़ा वाला जो है जंप करता है, यानी कि वो जो है बेल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, और कुछ जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं कोर्ट की तरफ से दी जाती हैं बेल के समय, तो ये जो है बेल जंप करके हिंदुस्तान के बाहर भाग जाता है। तो कहते हैं कि ये सबसे पहले कनाडा भागता है उस टाइम पे। खैर उस टाइम पे तो शायद ये कनाडा नहीं भागता है, मलेशिया भागता है, क्योंकि 97 के आसपास, 97 98 के आसपास जो छोटा राजन था वो 3 जगह अपना बेस बनाए हुए था, मलेशिया, आपका सिंगापुर और बैंकॉक। तो 97 के आसपास ये वापस वहां छोटा राजन को ज्वाइन करता है। छोटा राजन को ज्वाइन करने के बाद छोटा राजन इससे मुंबई में एक्सटॉर्शन करवाता है, और वो एक्सटॉर्शन उसमें से एक 97 के बाद की, बिफोर आई वुड से, कि जब छोटा राजन पे 2000 में हमला हुआ था उससे पहले की वो फोन कॉल है, जिसमें वो एक बिल्डर को फोन करके बोलता है कि टाइगर मेमन और बहुत सारे लोग जो हैं उसको हफ्ता देते हैं, और जो नहीं देते हैं कि मैं खुद आके उनको ठोक के जाता हूं। ये बहुत पुरानी फोन कॉल है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको सुनवाता हूं। तो सुनिए ये फोन कॉल। एजाज भाई बोल रहा हूँ लकड़ा वाला। हाँ एजाज भाई, आपने मेरे बारे में जानते हो क्या? मैं एक बार फोन करता हूँ, पार्टी दूसरे दिन बराबर फोन करती है, तो फुकट का टेंशन में आ जाओगे। आप अच्छे आदमी हो इसलिए फोन करके बता रहा हूँ, ये तो फुकट में खपा दूंगा। शौकत सरकार, एमके बिल्डर सबको समझाया था, नहीं माने तो 5-5 साथ में गए, बॉडीगार्ड रखने के बाद भी मेरे को देते हैं। टाइगर मेमन, मुस्तुआ, मजनू जितने भी गए ना, सबको से सब लोग ने मेरे को दिया है। बॉम्बे में जितने भी आज सेठ का काम मैं ही संभालता हूँ, उसको फोन कर दिया, उसने दूसरे दिन काम पटा दिया। मैं जब तक बीच में वो समझ जाओ सही है, बाद में फिर सेठ का दिमाग आप जानते हो, मेरे को बोलेंगे तो मैं खुद ही आके मार दूंगा। समझ रहे कि नहीं? ईस्ट वेस्ट वाले ने कितनी सिक्योरिटी रखा था, मार दिया कि नहीं उसको। तो जैसा इस फोन कॉल में उसने अपनी बातों को बताया, बढ़ चढ़ के बताया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि एजाज लकड़ा वाला जो है एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था छोटा राजन के साथ रहते हुए भी। और एक्सटॉर्शन कॉल जब वो करता था छोटा राजन के साथ रहते हुए, तो वो भी तब भी इसी तरीके से करता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो यहां से ये पता चलता है कि बड़बोड़ापन एजाज लकड़ा वाला में शुरू से ही रहा। अब आगे बढ़ते हैं कि जब 2000 में बैंकॉक में हमला हुआ, और हमला होने में रोहित वर्मा मरा, और बहुत सारे मतलब छोटा राजन को भी एक तरीके से देखा जाए कि गैंग में जो है उसको नुकसान पहुंचाया छोटा शकील ने हमला करके बैंकॉक में। तो उस कांड के बाद, उस बैंकॉक में हमला होने के बाद, एजाज लकड़ा वाला छोटा राजन से अलग हो जाता है। और दूसरी तरफ छोटा राजन जो है बदला लेने के लिए शरद शेट्टी का मर्डर कराता है। शरद शेट्टी का स्टोरी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, 2 पार्ट शरद शेट्टी मर्डर के कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं सुनी है शरद शेट्टी मर्डर की कहानी, वो जो है हमारे चैनल पे दास्तान करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें सुन सकते हैं। तो जब छोटा राजन से 2000 में जब छोटा राजन पे हमला होता है और छोटा राजन से अलग हो जाता है एजाज लकड़ा वाला, और अपनी पहुंच बनानी शुरू करता है और लोगों को डराता है, धमकाता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बैंकॉक में हमला होने के बाद उसको ये भी लगा था कि अगर छोटा शकील बैंकॉक में छोटा राजन पे ऊपर हमला करा सकता है तो मेरे पे भी करा सकता है, तो जो है मैं छोटा शकील से हाथ मिला लूं। तो कहते हैं कि इनडायरेक्टली जो है छोटा शकील से वो हाथ मिला लेता है, और छोटा शकील उसको कुछ काम देता है साउथ ईस्ट एशिया का और मुंबई का, और वो उसके लिए काम करने लगता है। 2-3 साल तक एजाज लकड़ा वाला छोटा शकील के लिए काम करता है, और उसके बाद किसी बात को लेके छोटा शकील से इसका डिस्प्यूट होता है और ये अलग हो जाता है।
और ये एक बात बताइए, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में या कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये किस्सा जो है बहुत पुराने जर्नलिस्ट भी बताते हैं कि ऐसा हुआ था, और कुछ जो अंडरवर्ल्ड के जानकार हैं वो बताते हैं कि हाँ, एजाज लकड़ावाला छोटा राजन से अलग होने के बाद कुछ साल तक छोटा शकील के लिए भी काम किया। और जब छोटा शकील ये देखता है कि ये कुछ ज्यादा ही अपनी मर्जी से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है और जबरदस्ती की कॉल कर रहा है, और कुछ इनमें आपस में पैसे का डिस्प्यूट होता है, और तो छोटा शकील जो है इसको बैंकॉक के एक मॉल के आसपास गोलियां चलवाता है, जिसमें शायद इसको 6 गोलियां लगी थी, जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग थी। और ये वहां से अपनी जान बचाता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, और हॉस्पिटल से कहते हैं कि लोकल डॉक्टर से ये अपनी गोलियां निकलवा के वहां से ये आगे चला जाता है। और कहते हैं कि वहां से बैंकॉक में जो 2003-4 में जो इस पे हमला हुआ था, ये वहां से पहुंचता है कनाडा। अब कनाडा का भी एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि कनाडा में जो है इसका एक वाइफ है जिसका नाम है आपका सुमन सुरेखा भाटिया। ये कहते हैं कि इसने उससे शादी की, एजाज लकड़ावाला ने इस मिस भाटिया, सुमन सुरेखा भाटिया से कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए। और कनाडा में जो इसका पासपोर्ट है, जिसके नाम से कनाडा में इसने पासपोर्ट लिया, वो लिया अक्षय भाटिया के नाम से। अक्षय इतना कॉमन नाम हो गया है कि हर कोई अक्षय रखता था उस टाइम पे। और इसके पास एक और पासपोर्ट कहते हैं जो एजाज लकड़ावाला पे है, वो है नेपाल का, जो कि मुबारक शेख के नाम पे है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइम तक ये कनाडा रहता है, और कनाडा रहने के बाद जो है ये फिर से अपनी कोशिश करता है और एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है। इसी बीच में जो है 2017 या 18 के आसपास इसका एक भाई पकड़ा जाता है, जो कहते हैं कि जो खुद बेल पे जंप किया था उसने, और वो बेल पे बाहर था, और कहते हैं कि उसका भाई जो है वो आपका भीख मांगता हुआ पकड़ा गया था, और अपने एजाज लकड़ावाला के भाई के ऊपर दूसरों को धमकाता था और छोटे मोटे पैसे लेता था। खैर इसके बाद ये जो है बैंकॉक के अटैक के बाद, जैसे मैंने बताया, कनाडा गया था, और ये बहुत सारे कंट्रीज इधर से उधर भागता रहा, घूमता रहा अपनी जान बचाने को, क्योंकि एक बार हमला हो गया था 2003-2004 में, तो इसके लगता था दोबारा हो सकता है, तो ये जान बचाने को भागता रहता था। क्या 2015 में जब छोटा राजन अरेस्ट हो गया, तो इसको ये लगा कि अब मैं मुंबई में और अच्छी तरीके से बढ़ सकता हूं, तो इसने वहां से और लोगों को फोन कॉल करनी शुरू की, और लोगों को SMS भेजे, और SMS ऐसे भेजे कि वो मैं SMS आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसकी कॉपी मेरे मोबाइल में है, और मैं वो SMS आपके लिए पढ़ता हूं। ये एक SMS इसने भेजा था एजाज लकड़ावाला ने एक बिल्डर को पैसे लेने के लिए। उस पे लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आपकी इज्जत रखने के मैसेज किया आपको, आपने वाले को बोल के तो रिस्पॉन्स नहीं दिया, भाईजान मेरी अगर सटक गई तो मैं ठोक दूंगा, इज्जत रखना हो तो सामने से फैसला कर लो, वरना अगर मैं कोई फैसला ले लिया तो वो पसंद नहीं आएगा आपको, अल्लाह हाफिज, एजाज लकड़ावाला। एक और मैसेज है इसमें जो उसने दोबारा भेजा, वो है 17 अगस्त को भेजा 2018 के आसपास। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, फोन किया था लेकिन उठाया नहीं आपने, क्या बात है, बहुत बिजी हैं क्या, जानते हो कि नहीं आप मेरे बारे में MK बिल्डर, शौकत सरकार, सलीम कुर्ला, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, हनीफ कड़ावाला, फारूक लड़ी, दत्ता सावंत, स्कैंडल शूज वाला, हाजी भाई कपाड़िया, दुबई में सौत्या, और शरद शेट्टी, मोहम्मद जिंदरान, मोहम्मद अली रोड पे राजी के दोनों भाई, निसार कालिया के भाई रईस, मीरा रोड पे मुखालिफ, और हशमत पटेल, हीरा पन्ना में अशरफ स्वच्छ, इन सबको मैंने ठोका है, और भी कितने को ठोका है वो मुझे याद नहीं। फिर इसके बाद का जो आगे का मैसेज है, जहां पे ये कहता है कि इतने को ठोका है, उसके बाद का है मैसेज है, समझदार हो तो बात कर लेना, एजाज लकड़ावाला, और उसके नीचे उसका नंबर दिया है 0016804440099। तो ये जो यूएस का नंबर है, अब ये जो यूएस के नंबर होते हैं, ये जनरली सबसे ज्यादा फेक नंबर दुनिया में कहीं मिलते हैं ऑनलाइन,
वो यूएस के मिलते हैं और फिलीपींस के मिलते हैं। तो ये यूएस के नंबर लेना बड़ा आसान होता है और लोग इस पे व्हाट्सएप चालू कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे लोगों को धमकाते हैं। जैसे बीच में एक किस्सा आया था, अगर मैं गलत नहीं है, 2018 के आसपास अली बुदेश ने एक यूएस के नंबर से लोगों को एक्सटॉर्शन किया था, खासकर बीजेपी के एमएलए को। बाद में अली बुदेश ने आज तक के मनीष को, आई थिंक जो रिपोर्टर है मनीष है या मनोज है, उसको बोला था कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा फेक नंबर्स होते हैं वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिसको वर्चुअल नंबर कहते हैं, वो यूएस के होते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये यूएस में है और ये इस तरीके से जो है एक्सटॉर्शन करता है। बीच में एक न्यूज भी आई थी और वो ये न्यूज आई थी कि जो एजाज लकड़ा वाला है वो जो है 50,000 में सेटल करता है। उसके पास इतने पैसे की कमी नहीं है, मतलब पैसे की बहुत कमी है और वो 50,000 में सेटल कर लेता है। तो मेरे पास एक 2 फोन कॉल हैं जो मैं आपको सुनवाता हूं। एक फोन कॉल में वो कह रहा है कि आपको फोन किया था और इस नंबर पे फोन कर लेना जब भी आप फ्री हो, फारिग होके, और दुआओं में याद रखना। तो मतलब कि वो फिल्मों से बड़ा फैसिनेटेड कह लीजिए, या वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाईजान? बराबर। हाँ भाईजान, ये नंबर है, आप फारिग होके फोन कर लेना। हाँ, ये नंबर है, आप फारिग होके फोन कर लेना रात में। एजाज भाई बोल रहा हूँ, लकड़ा वाला। अच्छा, ये नंबर पे फोन करने का है? हाँ जी भाईजान। ओके हाँ जी। ओके भाईजान, दुआ में याद रखें। उसके बाद वो शाम को जो है दोबारा कॉल करता है 3 मिनट की जो ये कॉल होती है। अब ये वाली फोन कॉल जो 3 मिनट की है वो सुनिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खैरियत? बस क्या हाल चाल है? जी भाई, बस दुआ है आपकी भाईजान। आप कैसे हो? बस रहा। हाँ भाईजान बोलिए ना। रहीम भाई कैसे? हाँ रहीम भाई कैसे? ठीक है। हाँ, अच्छा रहीम भाई कैसे? ठीक है। अच्छा 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 बस। मैंने बोला भाईजान सब गुड लक करवाते हैं, आपकी तरफ से आया नहीं है, आपको भी करवाना है, भाई एजाज भाई, है ना? मेरे को जिसने भी आपको मेरी जी इन्फॉर्मेशन भाईजान। दिया होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वाकई में हाँ। कोई ना इतना बड़ा आदमी हूँ ना। भाईजान सुनो ना आप मेरी बात। सुनो ना, भाईजान आप सुने ना मेरी बात, बोलिए बोलिए ना है भाई। ना? आप किधर रहते हो? जोगेश्वरी में, जी भाई, है ना? जी भाई, मैं किधर पला बड़ा? जोगेश्वरी में। बराबर आप जी भाई। समझे? मोहल्ले के अंदर पैदा हुए और जोगेश्वरी में बड़े हुए, बराबर आप सही। समझे? तो भाईजान आपको इतना तो होगा ना कि हमारा नेटवर्क इतना तगड़ा है कि आपके दोस्त लोग ही हमारे दोस्त लोग हैं। हाँ वो तो आप ठीक है, वो तो समझते समझ कि में नहीं आ रहा है। भाई? देखो किसी है ना? ने भी और इधर- भाईजान आज सुने ना आप मेरी बात। जब आदमी एक आदमी मेरे को बोलता है तो मैं एक आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करता ना भाईजान, है ना? हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है कि भाई सबसे 4-5 जान से पूछने के बाद ही आपसे बात करते हैं ना, है ना भैया? जिसने भी आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन मालूम है दिया है ना भाई, आप चाइना भाईजान मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, आप अपने वाले हो, ऊपर से मेमन भी है, आप समझे ना, है ना? हाँ, फिर अपने वाले लोग में दुख नहीं होना चाहिए, है ना? ठोक ठाकने का काम नहीं होना चाहिए। आप एक फिगर डन करेंगे, कल आप मेरे को बताएंगे और खत्म करेंगे, है ना? एक भाई लेकिन इधर भाई हकीकत में देने नहीं है आपको, जिसने भी इन्फॉर्मेशन दिया। 1 मिनट आप इनसे भी बात करोगे। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाईजान। भाई आवाज पहचाने क्या? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ध्यान नहीं है भाईजान, मंसूर आवाज बोल नहीं रहा हूँ। पहचाना। मंसूर आप बोल रहा बताएं। हूँ भाई, मंसूर हाँ मंसूर हाँ, कैसे हैं आप? शास मोहल्ले से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पहचान को। पहचान लेना भाई। और सब खैरियत? बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद। हाँ, बहुत सालों बाद। लादी। हाँ, और सब खैरियत? मंसूर जी जी लादी, जी पहचाने जी हो जी भाई? भाईजान, हुकुम। अरे भाई हमारे मालूम है भाईजान, आप कैसे याद किए भाईजान? आप हुकुम करें। भाई है हमारे, एकदम करीबी, साथ में उठना बैठना है हम लोग का, और हम लोग साथ में ही बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा हम लोग का कारोबार है। पसंदबाजी में क्या हम किसी ने, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खाते पीते, लेकिन किराए के घर पे रह रहे भाई, रेंट का घर है। हाँ एकदम रेंट का घर है, रेंटल भाई अभी आप आ गए ना, हाँ। अभी सुने आप मेरी बात, हाँ आप आ गए ना जी। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? हम्म, दोनों तरफ आपके भाई है, हाँ। एक तरफ छोटा है, एक तरफ बड़ा है, हाँ आप समझ रहे? जी भाई, अभी फैसला आपको करना है, जी आप अपने हिसाब से फैसला करेंगे।
है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, आप बात करेंगे, आप फैसला करेंगे, कल आप मेरे को बता देंगे। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं फोन करता हूँ, ठीक है भाई। ओके ओके भाईजान, ओके भाईजान, दुआ में याद रखिए। अल्लाह। अल्लाह। अब आपने ये फोन कॉल सुनी जो लंबी 3 मिनट की है, इसमें उसने पूरी कहानी बताई और जो इसमें सेटलमेंट हुआ, कहते हैं कि 50,000 रुपए में सेटलमेंट हुआ। अब आते हैं इसके एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। जब ये हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है 50,000 में, तो ये जो कॉल है, आई मीन ये जो न्यूज है 50,000 60,000 वाली में सेटलमेंट की, कि करोड़ों मांगे और 50,000 में सेटलमेंट किया और खाने के पैसे नहीं है, ऐसी एक न्यूज शायद किसी न्यूज चैनल ने, जी वाले ने छापी थी। तो उसके बाद एजाज लकड़ावाला ने एक फेक को फोन कॉल की, जो खुद ही बैठ के उसने रिकॉर्ड की है। जिस हिसाब से पता चल रहा है, उसमें वो खुद बोलता है कि आप उसको सुनेंगे, बाद में मैं उसमें बताऊंगा। तो पहले वो फोन कॉल सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये फेक कॉल कैसे है जो खुद एजाज लकड़ावाला ने की है। आजम बोल रहा हूँ भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चा? वो जो काम बोला था हुआ? सुन, तो ऐसा करे ना, मलेशिया से निकल जा, हाँ, और तू उधर पहुंच, टर्की पहुंच, टर्की। उधर मैंने तेरा 2 लाख डालडा करवा दिया फ्लैट का, उधर सिटीजनशिप का भी हो जाता है क्या? उधर से बैठ के काम संभाल। हाँ, वो नीचे दोनों लड़के लोग को 10-10 बोला था, मैंने भिजवा दिया क्या उसको? समझा क्या? दोनों को 10-10 पेटी दिए ला, वो लोग को 2 गिटार दिए ला, देख। हाँ, और वो 4 लोग देख कलकत्ता से आएंगे, पहले तेरे से बात करेंगे, फिर वो लोगों को इन लोगों के साथ मिला के मुंबई के प्रोजेक्ट में लगा दे। वो दोनों बिल्डर का जिसका एड्रेस भेजा था ना तेरे को, गाड़ी वाड़ी सब, गाड़ी नंबर सब डिटेल दिया था। हाँ भाई। हाँ, वो सब कर ले, समझा क्या? और वो जो कलकत्ता वाले आएंगे, उन लोग चलते चलते लड्डू बनाते क्या, वो लोग अच्छे कारीगर लोग हैं। वो लोग को इन लोग के साथ मिला के 2 टीम बना के ये दोनों के काम करवा, इन लोगों की साइड पे ही लड्डू मार भे। हाँ हाँ, वो पुणे से मैंने मशीन करवाया है उन लोगों को, वो 2 जान जो थे ना, उन लोगों को पुणे से मशीन करवा दिए थे। हाँ, अब तुम लोग धमाल करो उधर। और वो जी न्यूज वाले ने क्या मार, क्या मालूम क्या, हाँ, डॉन क्राइज फॉर मनी, ये वो इंटरनेशनल कॉल भारी पड़ रहा है उसको, इसको मैंने उसकी डिटेल निकाला। क्या एहसान, क्या कुछ उसका ऐसा नाम है। उसके काम के लिए ना 2 छोटे लड़के लगाएंगे अपन, वो ब्रॉस्टल के, क्या है ना, हाँ, ब्रॉस्टल के जो 16-17 साल के लड़के लोग होते हैं, उन लोग को लगाएंगे काम में, चौपर वाली में काम करेंगे, तो लड़के लोग की जामीन भी हो जाएगी। वो प्रेस रिपोर्टर के ज्यादा समझ में आ रही, मैंने न्यूज में, ये लोग करप्ट है क्या, जी न्यूज वाले। इन लोगों ने वो शशि थरूर के टाइम पे भी तो स्टिंग ऑपरेशन में इनके रिपोर्टर पकड़ा गए थे। ये लोग क्या ऊपर से खुदा बन गया, इनको तो देना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा अपने बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखने का। बोले डॉन क्राइज फॉर मनी, इसके पास फोन का पैसा नहीं होता है, 50,000 में सेटल करता है, ये करता है, वो करता है। इनके तो कान फोड़ना मांगता। मैंने फोन किया था, मैंने बोला तूने वेरीफाई किया क्या? और भाई मैं क्यों किसी को 50-1 के लिए फोन करूंगा, 2-5 के नीचे मैं बात भी नहीं करता सीआर के, समझा क्या? ये लोग किसने किया रहेगा, इन लोगों के पास मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। और हम लोग क्या इतने टपोरी मार्बल व्यापारी को फोन करेंगे? हाँ ना भाई, समझता हूँ ना भाई। हाँ, तो मैं पहले ये 2 काम करवा, उसके बाद अपन रिपोर्टर के काम के पीछे लगते। और तू वो टर्की निकल जा, मैंने 2 लाख डालडा करवा दिए ले क्या उधर। हाँ, तो मस्त फ्लैट में रहो, भाड़े पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तो इस फोन कॉल में आपने सुना कि वो बोलता है, हाँ भाई, वो ऐसे आवाज बदल के कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, तो उधर से वो कहानी बताता है कि तेरा डालडा करा लिया है और इधर ये करा दिया है। तो ये खुद ही अपने आप को एक बेस बनाने के दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई मैं बहुत सेटल्ड हूँ और मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ। अब आते हैं इसकी अरेस्ट के ऊपर। ये अरेस्ट कैसे हुआ? अरेस्ट के पीछे भी एक कि इसकी जो बेटी है सोनिया, खैर सोनिया पे मैं किसी दिन और पूरी एक कहानी करूंगा, क्योंकि सोनिया भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एजाज लकड़ावाला की लाइफ में। तो जो सोनिया है, कहते हैं कि उसने सोनिया अडवाणी और बहुत सारे नाम से इसने जो है फेक पासपोर्ट बनवाया और फेक पासपोर्ट के बेस पे ये ट्रैवल कर रही थी, जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चला। अब ये फेक पासपोर्ट के बारे में पुलिस को कैसे पता चला कि ये पुलिस बिल्डर्स को एक्सटॉर्शन कॉल के लिए शायद कॉल करती थी और वहां से पैसा उठाती थी, तो ये पुलिस के रडार पे थी। जब इसको लगा कि ये अरेस्ट हो जाएगी, तो ये जो है एयरपोर्ट पे पहुंचती है और एयरपोर्ट पे इसके खिलाफ ऑलरेडी एक नोटिस था जिसपे पुलिस इसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद इसके बारे में
जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि एजाज लकड़ावाला की बेटी है। और एजाज लकड़ावाला जो है वो नेपाल में है और ये नेपाल ही भाग रही होती है। तो एजाज लकड़ावाला को पुलिस जो इंटरनली, ऐसी न्यूज बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि पुलिस उसको ट्रैप करती है, बेटी से ही फोन कराती है कि मैं जो हूं बिहार आ रही हूं, आप मुझसे मिल लीजिए। अब जो है, अब एजाज लकड़ावाला बिहार में क्या कर रहा था? एजाज लकड़ावाला जो है बिहार में ये कर रहा था कि उसके पास जो सच है कि पैसे की कमी थी और वो किसी महंगे देश में रह नहीं सकता था। और नेपाल एक ऐसा देश है कि जो हिंदुस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है। आप अपना स्मगलिंग का काम वहां इजीली कर सकते हैं और बहुत सस्ता है, और इंडियंस जो है वहां पे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो जिस नाम से वो वहां रह रहा था, वो रह रहा था मुबारक शेख के नाम से नेपाल में, और इसका इस नाम से पासपोर्ट भी है। और इसके ये चाहता था कि मैं वहां पे रहूं तो मैं इंडिया में अपनी बेटी से, नेपाल बॉर्डर से मैं बिहार आ जाऊंगा। तो खैर जो लोग जानते हैं, नेपाल की जो इंडिया की बॉर्डर है वो उत्तराखंड से लेके यूपी बिहार तक हमारे यहाँ मिली हुई है, तो बहुत इजी एक्सेस हो जाता है। तो ये जो है बिहार, कई बार यूपी के सोनौली डिस्ट्रिक्ट में आता था अपनी बेटी से मिलने। तो इसका ये था कि मैं एक दूसरे देश में रह रहा हूँ, यहाँ बैठ के मैं एक्सटॉर्शन भी कर लूंगा, यहाँ से मैं स्मगलिंग भी कर लूंगा नकली नोटों की इंडिया में, और मेरा रहने कहने का बहुत कम पैसे खर्च होंगे। इस वजह से ये नेपाल पहुंचा और वहां पे इसने कहते हैं कि कुछ फेक करेंसी, फेक इंडियन करेंसी का भी कारोबार किया। और क्योंकि एक गैंगस्टर जो है हमेशा जो है कुछ लोगों के टच में जिंदगी भर रहता ही है, तो एक बार जो गैंगस्टर होता है, वो क्रिमिनल जो होता है, वो दूसरे क्रिमिनल से मिलता है और फेक करेंसी इंडिया में लाना का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसने फेक करेंसी की स्मगलिंग नेपाल से की और अपनी बेटी से जब भी मिलना होता तो ये इंडिया बिहार आ जाता था और कुछ दिन बिहार बिताता था और चला जाता था। तो और एजेंसीज को बिल्कुल ताज्जुब रहा इस चीज का कि ये इस तरीके से मैनेज कर रहा था, क्योंकि हमेशा जो नंबर्स पे इसने कॉल किया वो कॉल हमेशा अमेरिका के नंबर इसने छोड़े और कुछ इंटरनेशनल वॉइप नंबर से इसने कॉल किया। तो इसलिए इसको हमेशा ये लगता था कि ये कनाडा में है या फिर कहीं किसी और देश से एक्सटॉर्शन कर रहा है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि ये नेपाल में है। अब इसके बाद जो है अब ये इंडिया आ चुका है अरेस्ट होके, और पुलिस ने ये कहा है कि हम इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि ये एजाज लकड़ावाला है या नहीं। तो अरेस्ट होने के बाद के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रहा था, स्क्रीन पे चल रहे थे, आपको ये पता चल ही गया कि अब ये कैसा दिखता है। और पुलिस इसका डीएनए टेस्ट जल्दी ही कराएगी, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि इसके पास 2 पासपोर्ट हैं और 2 कंट्रीज का जिसके पास पासपोर्ट होता है वो नेपाल में छुपा हुआ है। तो पुलिस अपने आप को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना चाहती है। तो अब देखते हैं कि आगे के डेवलपमेंट क्या होते हैं। जैसे ही नए डेवलपमेंट होंगे मैं उस स्टोरी को लेके आऊंगा और इसकी बेटी पे हम बहुत ही जल्दी एक अलग एपिसोड भी करेंगे। तो कैसा लगा ये एपिसोड बताइएगा जरूर। और जो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ जो है एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और क्राउड फंडिंग के लिए पेटीएम नंबर और पेयू नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी लौटेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम।